फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IQ स्टडी पर। आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वैदिक सभ्यता से जुड़े टॉप 50 क्वेश्चन, जो कि सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेदों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4। दोस्तों, वेदों की संख्या 4 है। और कौन कौन है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। दोस्तों, ऋग्वेद के तीसरे मंडल से गायत्री मंत्र की जानकारी मिलती है। 7वें मंडल से दास राग युद्ध की जानकारी मिलती है। 9वें मंडल से सोम देवता की जानकारी मिलती है और 10वें मंडल से शूद्रों की जानकारी मिलती है। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। दोस्तों, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। और दोस्तों, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और दोस्तों, गायत्री मंत्र का रचयिता महर्षि विश्वामित्र हैं। और फ्रेंड्स, गायत्री मंत्र भगवान सूर्य को समर्पित है। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरस्वती। दोस्तों, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को कहा गया है, जो कि राजस्थान में है और यह वर्तमान में राजस्थान के मरुस्थल में विलीन हो गई है। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, सबसे नया वेद कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद। दोस्तों, सबसे नया वेद अथर्ववेद है और सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलि कर। दोस्तों, इसे बलि कर कहा जाता था। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मंडकोप उपनिषद। दोस्तों, सत्यमेव जयते मंडकोप उपनिषद से लिया गया है। और दोस्तों, सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सदा सत्य की विजय होती है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मंत्र का। दोस्तों, ऋग्वेद में मंत्रों का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 10,600। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सामवेद में किसका उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संगीत का। दोस्तों, भारतीय संगीत की उत्पत्ति सामवेद से हुई है। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, अथर्ववेद में किसका उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रोग निवारण व जादू टोना। दोस्तों, अथर्ववेद में रोग निवारण व जादू टोना का उल्लेख है। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 108। दोस्तों, उपनिषदों की टोटल संख्या 108 है। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, उपनिषद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वेदांत। दोस्तों, उपनिषद को वेदांत के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, व्याकरण का सर्वप्रथम रचित पुस्तक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसे VVI मान कर चलिए। यह क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अष्टाध्यायी। और दोस्तों, इसके लेखक थे पाणिनि। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 18। दोस्तों, पुराणों की संख्या 18 है। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूध और उसके उत्पाद जैसे कि दही, घी वगैरह। अगला प्रश्न है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तांबा। दोस्तों, वैदिक लोगों के द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था, क्योंकि तांबे की उत्पत्ति सिंधु घाटी सभ्यता से ही चलती आ रही है। अगला प्रश्न है, उपनिषद क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिंदू दर्शन का स्रोत। दोस्तों, उपनिषद हिंदू दर्शन का एक स्रोत है। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, रामायण के रचयिता कौन है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महर्षि वाल्मीकि।
दोस्तों रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, रामायण में कितने कांड हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7। दोस्तों रामायण में टोटल 7 कांड है, जैसे अयोध्या कांड, युद्ध कांड, ये सब कांड में ही गिनती आता है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, महाभारत के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वेद व्यास। दोस्तों महाभारत के रचयिता वेद व्यास हैं। और दोस्तों महाभारत को पहले जय संहिता भी कहा जाता था, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कौटिल्य, जिसे चाणक्य भी कहते हैं। दोस्तों कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धनवंतरी। धनवंतरी इसका राइट आंसर है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, यजुर्वेद के रचनाकार कौन है? यजुर्वेद के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विश्वामित्र। दोस्तों यजुर्वेद के रचनाकार विश्वामित्र हैं। अगला प्रश्न है, सामवेद के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर है भरत मुनि। दोस्तों सामवेद के रचनाकार भरत मुनि हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल का सबसे प्रतापी देवता कौन थे? ऋग्वैदिक काल का सबसे प्रतापी देवता कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इंद्र। दोस्तों इंद्र का चर्चा ऋग्वैदिक काल में काफ़ी ज़्यादा किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम कर लगाने की प्रथा किस काल से शुरू हुई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी उत्तर वैदिक काल। दोस्तों कर लगाने की प्रथा उत्तर वैदिक काल से स्टार्ट हुआ, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, अथर्ववेद किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मवेद। दोस्तों अथर्ववेद को ब्रह्मवेद के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, ओम कहाँ से लिया गया है? ओम कहाँ से लिया गया है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बृहदारण्यक उपनिषद। दोस्तों ओम बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, मनुस्मृति की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मनु ने। अगला प्रश्न है, योग दर्शन के प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पतंजलि ने। दोस्तों योग दर्शन का प्रतिपादन पतंजलि ने किया था। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए न्याय दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गौतम। और अगर आपसे पूछा जाए सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कपिल मुनि। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, आर्यों ने सबसे पहले किस धातु की खोज की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोहा। दोस्तों आर्यों ने सबसे पहले लोहा का खोज किया था, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात एक नया सभ्यता का आरंभ हुआ, उसे वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए श्रेष्ठ या कुलीन। दोस्तों आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। अगला प्रश्न है, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मध्य एशिया से। मैक्स मूलर के कथनानुसार आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे। और दोस्तों काफ़ी लोगों का काफ़ी अलग अलग प्रमाण था। बाल गंगाधर तिलक का कहना था ये लोग आर्कटिक प्रदेश से आए थे। किसी का कहना था ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के एरिया से आए थे। तो सबसे सटीक माना जाता है मैक्स मूलर का ही सिद्धांत। उन्होंने बताया था कि ये मध्य एशिया से आए थे। अगला प्रश्न है, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मैक्स मूलर। मैक्स मूलर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, आर्यन जनजाति का प्राचीनतम बस्ती कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सप्त सिंधु। दोस्तों सप्त सिंधु ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। दोस्तों इसका विस्तार सिंधु नदी से लेकर गंगा नदी तक था, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है,
ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी थे। या इस तथ्य से पुष्टि होता है कि ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ है, सही है। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे, ये भी कथन सही है। पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार प्रायः गाय होती थी, ना कि जमीन, ये भी कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों ऋग्वेद में गाय की चर्चा 174 बार की गई है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पशुपालन। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा वेद संस्कृत में ही लिखा गया है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्यवसाय पर। दोस्तों जो लोग जो काम करते थे उसी की व्यवस्था पर उनका नामकरण कर दिया जाता था, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन की आयु का आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। दोस्तों पहले मनुष्य को जीवन को 100 साल मानकर इसे 4 चरणों में विभाजित कर दिया गया था। पहला ब्रह्मचर्य, दोस्तों 1 से 25 वर्ष की अवस्था तक ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थ जिसमें शादी विवाह करना, बाल बच्चा पैदा करना, ये सब, और फिर 50 से 75 वर्ष तक वानप्रस्थ, जिस वन में जाकर जीवन यापन करना, और 75 के बाद संन्यास ले लेना। ये सभी 4 खंड में बांट दिया गया था। अगला प्रश्न है, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का क्या अर्थ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चावल। दोस्तों व्रीहि शब्द का अर्थ चावल है, और गेहूं के लिए गोधि शब्द का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 9वां मंडल। दोस्तों ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है। और दोस्तों सोम देवता वनस्पतियों के देवता थे, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। 10वां मंडल से सूक्त की जानकारी मिलती है, और 7वां मंडल से 10 राग युद्ध की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 10वां मंडल से। दोस्तों इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से तथा क्षत्रियों की उत्पत्ति उनके भुजाओं से और जांग से वैश्य की उत्पत्ति हुई है तथा उनके पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, आर्यों को आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक का मानना था आर्यों लोग आर्कटिक से आए थे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 10 राग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पौरुषणी नदी, जिसे वर्तमान में रावी नदी के नाम से जानते हैं। दोस्तों यह युद्ध सुदास और 10 राजाओं के बीच हुआ था, जिसमें सुदास की जीत हुई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पौरुषणी नदी। अगला प्रश्न है, अस्तोमा सद्गमया तमसोमा ज्योतिर्गमया मृतोमा अमृतगमया कहाँ से लिया गया है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे VVI मान कर चले। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपनिषद से। दोस्तों यह उपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंद्र। दोस्तों इंद्र के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। इंद्र को वर्षा का देवता भी कहा जाता था, और पुरंदर का अर्थ होता है किला को नष्ट करने वाला देवता, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमने आपके सामने डिस्कस किया है। वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट, और अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो आपसे प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों कमेंट करके बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।